कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आप लोग को 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के करवाने जा रहा हूं, जो कि एसटीटी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी संस्थान ने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि इस बार आपका एसटीटी का पेपर जो है वो ऑनलाइन ही होने वाला है। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो आज तक कभी जो है ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं, तो उनके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट डेमो के रूप में आप दे लें। तो उसके लिए हमारी संस्थान ने एक टेस्ट सीरीज जारी किया है, जिसका फीस बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, मात्र 499 रुपया। इसमें आपको 30 टेस्ट करवाए जाएंगे और यह जो टेस्ट होगा वो आपके एग्ज़ाम पे आधारित होगा। और कुछ टेस्ट डेमो आपको फ्री में अवेलेबल कराए जाएंगे। पहले आप उस डेमो टेस्ट को कर लें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ये कंप्लीट पैकेज आप ले सकते हैं। और कंप्लीट पैकेज के तहत सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ही नहीं बल्कि पीडीएफ्स और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। कंप्लीट कोर्स का एसटीटी का कंप्लीट पैकेज है ये, और यह मात्र 499 में ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जहां पर आप खोल करके मेरे साइट पे जा सकते हैं और वहां से आप जो है इस डेमो टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए अब मैं 50 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करवाता हूं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रखरखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है? तो जो ये हमारा ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इनमें से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। एनपीएल। एनपीएल इसका पूरा नाम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसका काम होता है कि जितने भी मेजरमेंट से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ों का देखरेख करना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पद्धति में विद्युत आवेश एक है। विद्युत आवेश बोले तो इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी को हिंदी में आधारी राशि कहते हैं। तो यह ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, परिसेक इकाई है। परिसेक इकाई जो है ये लेंथ के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। तो जब भी हम लेंथ से या फिर डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो उस समय हम ये परिसेक यूनिट यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एसआई पद्धति में जूल है। जूल बेसिकली वर्क का यूनिट होता है। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स जो है हमारा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन और मीटर का कॉम्बिनेशन ही जूल कहलाता है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये मूल इकाई तो नहीं है, ये व्युत्पन्न इकाई है, दैट इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। छठा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में पहचाने कि त्वरण का मात्रक कौन है। त्वरण बोले तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ए का डिफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी वी बाय वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और एक और यहाँ पे टाइम आ गया तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन देखें इसमें से कौन सा सही है, मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। सातवां जो क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जाता है कि जो ये ऑप्शन है, वस्तु शून्य वेग से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है, वस्तु का वेग एक समान है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन जो होता है हमारा वो होता है वेलोसिटी बटे टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये हो गया डिस्टेंस बाय टाइम का होल स्क्वायर, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू। तो जैसे अगर टाइम के अनुक्रमानुपाती, अगर टाइम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती अगर डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस जितना इंक्रीज होगा उतना ही टाइम इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इन दोनों का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा।
कांस्टेंट बोले तो एक्सेलेरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही तो है ऑप्शन सी, वस्तु का त्वरण अचर हो जाएगा, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन 8वां है, औसत वेग है। औसत वेग जो है ये होता है एवरेज वेलोसिटी, इंग्लिश में बोले तो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स बोले तो यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी और मैग्नीट्यूड की बात होगी। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये सही है, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। तो जो विस्थापन है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इंटरवल का जो रेशियो निकालेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट और तय की गई दूरी मीन्स डिस्टेंस। तो ये दोनों समान कब होंगी? तो ऑप्शन ए क्या है, सरल रेखीय गति में, दूसरा है ऑप्शन बी वृत्तीय गति में, तीसरा है दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी बराबर होंगे जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे ही, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेंगी। ऑप्शन ए क्या है हमारा 5 मीटर, ऑप्शन बी है 20 मीटर, सी 30 मीटर और डी है, तो ये डी है 35 मीटर। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें हमें फॉर्मूला का यूज करते हुए निकालना पड़ेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी। तो जो हमारा फॉर्मूला है वी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है हम लोग का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। माइनस यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाले हैं क्योंकि बॉडी तो ऊपर जाके रुक जाएगी। और इनिशियल स्पीड क्या है 20, तो 20 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्सलेशन 9.8 ले सकते हैं या अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हैं। और s तो हमें निकालना है कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसको एक तरफ कर लें तो ये 400 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 20s और s इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 20 मीटर। तो यानी बॉडी जाके 20 मीटर ऊपर जाकर के रुक जाएगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, निम्नलिखित में कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? सदिश बोले तो वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी हो, मतलब दिशा भी है और उनका कुछ वैल्यू भी हो। तो कार्य वर्क होता है, ऊर्जा एनर्जी और बल फोर्स। तो ऊर्जा क्या है यहाँ पे ये क्या हो गए स्केलर क्वांटिटी। बट इसमें देखें बी चाल त्वरण वेग, चाल डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी। तो सी ऑप्शन क्या है बेग, बेग बोले तो मोमेंटम त्वरण बल, तो एक्सेलेरेशन और फोर्स। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पे उष्मा जो प्रकाश है विद्युत है, तो प्रकाश का तो डायरेक्शन होता है पर उष्मा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये टेंसर क्वांटिटी होता है, किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, 1 न्यूटन किसके बराबर है? तो 1 न्यूटन जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स होता है इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का 1 kg और एक्सेलरेशन मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स के बारे में हम कह सकते हैं कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, न्यूटन का द्वितीय नियम से मिलता है। तो न्यूटन का जो सेकेंड रूल है वो बेसिकली फोर्स के डिफिनेशन के लिए है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहीं से जब हम ड्राइव करते हैं तो ये हमारा फोर्स का डिफिनेशन हम लोग को मिलता है, तो जो कि न्यूटन के सेकेंड नियम से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे 14 में है, जो हमारा 14 क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। तो जो फोर्स होते हैं ये थर्ड को है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मतलब जो ऑप्शन है यानी कि अगर कोई बॉडी है, अगर एक कोई बॉडी है
और दूसरी बॉडी है, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगेगा। दैट मीन्स कि अलग अलग बॉडी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, तो गलत है। ऑप्शन बी है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ऑप्शन सी क्या है, ये सही है हमारा, क्योंकि जो ये बॉडी है हमेशा ही अलग अलग बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और इक्वल एंड अपोजिट, यानी इक्वल भी होते हैं, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो समान होते हैं, और क्या होते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं। तो जो ये हमारा क्वेश्चन है 5वां, इसका जो पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर पके फल गिरते हैं, तो जब हम ये जो हमारा न्यूटन का फर्स्ट रूल है कि जब हम किसी क्रिया को अगर जब हम किसी पे फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो उसका जो उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो जैसे अगर हम पेड़ को अगर हिला रहे हैं तभी तो फल गिर रहा है, तो दैट मीन्स कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फल गिर रहा है। तो ये ऑप्शन ए क्या है, सही है। तो न्यूटन का फर्स्ट रूल क्या है कि जब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसमें अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो वो अपना स्थान चेंज नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फल गिर रहा है। तो फर्स्ट नियम से। दूसरा नियम, तीसरा नियम, तो ये तो फोर्स के लिए, फोर्स के डिफिनेशन के लिए। तीसरा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तीनों नियम, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, न्यूटन के तृतीय गति नियम में मिलता है। जो न्यूटन का तीसरा गति है हमारा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जब हम किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो बॉडी है वो वापस से हम जितना फोर्स लगाएं उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये हमारा तीसरा नियम है। तो इसमें क्या है, ए बल की परिभाषा, जो कि ये गलत है क्योंकि ये दूसरे नियम से हमें पता चलता है बल की परिभाषा। दूसरा है बल के मापने का तरीका, या ये भी तीसरा ऑप्शन है दो वस्तुओं के बीच लगने वाले लगने में संबंध, उपरोक्त सभी। तो ये जो है बल मापने का तरीका, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले में संबंध, क्योंकि जब हम बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये हम दो बॉडी के बीच में हम बात करते हैं, इसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम, जितना ये लगाता है उतना ही एक दूसरे पे फोर्स लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा में भरे बैलून का मुंह खोल देने पे बैलून पर स्थित होगा, तेजी से भरेगा, भागेगा, कुछ देर भागेगा, धीरे धीरे गतिमान होगा, फट जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तेजी से भागेगा, क्योंकि आप बचपन में जब कभी आप बैलून वगैरह देखे होंगे कि बैलून को भर के और जैसे उसका एक सिरा यहाँ जैसे सिरा को छोड़ेंगे तो ये ऊपर की तरफ या कहीं भी भागता है और धीरे धीरे इसका स्पीड कम होते जाता है, क्योंकि इसके एयर का प्रेशर कम होते जाता है, तो तेजी से भागेगा। और ये ऑप्शन सी तो कभी नहीं सही होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे गतिमान होगा, गतिमान थोड़ी होगा, ये तो उसका और कम होते जाएगा ना, क्योंकि एयर निकलते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो मून है अर्थ का क्या, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक सूर्य के से लगते बल के कारण, दोनों के कारण, पृथ्वी से लगे बल के कारण। तो ये पृथ्वी से लगे बल के कारण करेक्ट है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ के पास एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जैसे ये फोर्स मून पे लगता है एज G m1 m2 आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस होता है आर, और ये मास ऑफ अर्थ होता है, ये मास ऑफ मून होते हैं, ये जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब किसी बॉडी यानी अर्थ के पास एक अपना प्रॉपर्टी है कि जो भी मासिव ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर या अर्थ के आसपास होंगे उन पे ये एक फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मून इसके आसपास रोटेट करता है वो किसके कारण होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो जो ये हमारा ऑप्शन है ये बी है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 19 है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। ऑप्शन ए जो है हमारा कि जांच प्रयोगशाला में हो सकती है, सत्य है, लेकिन इसकी जांच नहीं हो सकती है, केवल पृथ्वी पर के लिए ही सही है, केवल ब्रह्मांडों में ही सही है। तो ये ऑप्शन ए है, ये सही है। जो न्यूटन्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसका हम प्रयोगशाला में जांच कर सकते हैं। ये तो थ्योरेटिकल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा।
जो क्वेश्चन 20 है, 20वां क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, तेजी से घटता है, ना बढ़ता है ना घटता है। तो ये तो क्वेश्चन ग्रेविटेशनल से रिलेटेड है। जो हमारा अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा मास बढ़ता जाता है, तो ये जो है हमारा वजन बढ़ता है हाइट के साथ साथ। एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम अर्थ के सेंटर से जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हमेशा वजन बढ़ेगा, या डाउन द अर्थ आएंगे, बिलो द अर्थ सरफेस आएंगे, यानी अर्थ सरफेस पे हमारा जो वेट है वो जो वेट है एक्चुअल वेट बताएगा, और जैसे ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे यानी अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी हमारा वेट बढ़ेगा, ऊपर भी जाएंगे तो भी वेट हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो जो हमारा एक है वेट इज इक्वल टू होता है mg, ये होता है मास जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और ये जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका 9.8 वैल्यू होता है, या अप्रोक्सीमेटली 10 लेते हैं। तो जो हमारा वस्तु का भार यानी वेट कितना लिया गया है 49 इज इक्वल टू क्या है मास इंटू 10, तो मास इक्वल टू हम कह सकते हैं 4.9, तो ये हमारा क्या होगा अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन क्या है मिलता जुलता 4.9 बोले या 5 kg हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9.8 लेते तो ये 5 ही होता, लेकिन हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 10 ले लिया है, इस वजह से इसका वैल्यू यहाँ पे 4.9 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का केंद्र पर 20 kg बालक का भार है। तो पृथ्वी के केंद्र यानी कि मैंने बताया था अभी अर्थ सरफेस के अंदर जब हम जाएंगे तो वेट क्या होता है घटता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन एट सेंटर यानी एग्जैक्टली सेंटर पे क्या होता है वो वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा कुछ ड्राइव होता है जो कि 1/√1 प्लस g/h करके आता है, और अगर h का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये ऑब्वियसली 1 प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, और 1/इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। तो एग्जैक्टली एट अर्थ सेंटर पे क्या होता है हमारा जो कोई भी बॉडी का जो मास होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल की दिशा गति के दिशा के विपरीत होगी, की दिशा गति की दिशा में होगी, ऊंचाई के साथ घटता जाएगा, डी ऑप्शन है हमारा ऊंचाई के साथ बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान रखें कि जब भी हम बॉडी को ऊपर की ओर किसी बॉडी को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, जैसे अगर हम बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमेशा एक फोर्स एक्ट करते रहता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका mg वैल्यू होता है यानी वेट इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये नीचे हमेशा एक फोर्स लगता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर यहाँ पे बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, पिंड को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो डायरेक्शन होगा, उसका जो स्पीड का जो डायरेक्शन होगा गति के विपरीत होगा ऑब्वियसली। तो ये ऑप्शन क्या है एक सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 जो कि थ्योरेटिकल है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या ये आपको याद करना पड़ेगा, ये रेडियस जो है रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, G इज इक्वल टू GM/r² को कहा जाता है पृथ्वी को तोलने वाला सूत्र, दोनों इनमें से कोई नहीं, पृथ्वी का आयतन निकालने वाला सूत्र, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो G है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो हम लोग 9.8 जो वैल्यू निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसी फॉर्मूला से ड्राइव किया जाता है जिसमें G का वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, M मास ऑफ अर्थ होते हैं, R रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6400 किलोमीटर होता है। तो इसमें जब हम पुट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। तो हम इसमें से इसका ऑप्शन क्या है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, पानी पर तैरती हुई वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का वजन W1 और वस्तु का वजन W2 है तो क्या और रिलेशन होंगे आपस में। तो ये हमारा ऑप्शन ए है, क्योंकि जब अगर बॉडी कोई पानी के अंदर, पानी जैसे यहाँ पे बहुत सारे पानी है और इस पे कोई बॉडी तैर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो जितना ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है mg, उतना ही बॉडी ऊपर से एक बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, तभी तो ये बॉडी ऊपर है। तो इसका मतलब जो पानी जो डिस्प्लेस हुआ गया है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना पानी डिस्प्लेस होता है उसी के वेट के बराबर ही होगा, तभी तो कोई बॉडी तैर पाएगा। तो यानी कि W1 इज इक्वल टू W2 हमारा ऑप्शन सही है, यानी दोनों का वेट बराबर है तभी तैर सकता है। अगर किसी एक का बॉडी, जैसे अगर बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो डूब जाएगा नीचे पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28,
जो हमारा 28 क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर यह t1 समय में तक ऊपर जाती है और t2 समय में लौट जाती है, तो t1 और t2 में क्या रिलेशन होंगे। तो यह हमेशा याद रखें कि जब भी कोई बॉडी को हम ऊपर फेंकेंगे तो जितने समय में वो बॉडी ऊपर जाएगी, यानी कि अगर t1 समय में ऊपर जाती है तो उसको नीचे आने में, ऊपर से जहां से हम लोगों ने फेंका वहां से नीचे से ऊपर जाने में अगर t1 लगता है तो ऊपर से नीचे आने में भी t1 ही समय लगेगा, यानी कि t1 इज इक्वल टू t2, यानी कि जो हमारा टाइम जो होगा हमेशा दोनों इक्वल होंगे, जाने और आने का समय बराबर होगा। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर ये किसी टाइम पे अगर यहाँ है तो सेम टाइम पे ऊपर से आने में भी इसी टाइम इसी जगह पे होगा, एक ये एडिशनल आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल दोगुनी कर दिया जाए तो उसका तुरंत दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसका भार दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही है। कैसे? जो हमारा गतिज एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो अगर मास यहाँ सेम रखें और हम उसके जो गति को हम चेंज कर दें, दुगुना कर दें, उसके चाल को हम दुगुना कर दें तो वेलोसिटी दुगुना होगा। तो यहाँ पे 2 भी पुट करेंगे, 2 भी जैसे पुट करेंगे तो ये 2 2 जा 4 यानी कि 4 हो जाएगा, तो ये 4 गुना बढ़ जाएगी। तो जो हमारा ये गतिज ऊर्जा है 4 गुना हो जाएगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां हमारा, बल और विस्थापन सदिश राशियां हैं, कार्य एक सदिश राशि है, मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जो हमारा वर्क है, वर्क क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन, जो हम लोग वर्क जो होता है फोर्स इंटू F.S होता है, यानी फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर होते तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये क्या है, अदिश राशि, इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तब इसकी चाल होगी। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगेन है, तो इसको हम लोग तो जो 31st क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। तो यहाँ पे क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि 1 kg मास दिया है बॉडी का और उसका एनर्जी दिया है, तो उसका वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एनर्जी 1 जूल है इक्वल टू हाफ मास 1 kg है और v² है। तो यहाँ पे देखें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 2 उधर चला जाएगा, इक्वल टू v² आ जाएगा, और v देखें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट 2 का वैल्यू 1.44 होता है। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। 32 क्वेश्चन है, छत पर दौड़ते हुए बालक में। तो छत पे अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसमें ऑप्शन ए है स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा, कोई ऊर्जा नहीं। तो उसमें कौन सा एनर्जी काम करता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो जो छत पे बालक दौड़ रहा है, तो जाहिर है कि छत कुछ ना कुछ हाइट, अर्थ के सरफेस से हाइट उसका कुछ ना कुछ होगा। तो ऑब्वियसली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा है, और एक गतिज ऊर्जा, क्योंकि दौड़ भी रहा है उसके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के कारण गतिज ऊर्जा होगा, और हाइट के कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी उसके पास स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन में है, m मात्रा की वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो जो हमारा कोई बॉडी है, अगर हम अर्थ सरफेस से उसको h हाइट तक हम ले जाएंगे तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज mgh। तो mgh क्या होगा, बढ़ती है घटती है, तो बढ़ती है क्योंकि यहाँ पे हम h ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, तो हाइट बढ़ रही है, तो हमारा क्या होगा, उसमें एनर्जी बढ़ेगा, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 2 पिंडियों का द्रव्यमान क्रमशः 10 ग्राम है, 10 ग्राम और 20 ग्राम है, तो उसका वेग तथा वेग समान है। वेग मतलब बोले तो वेलोसिटी, तो उसे समवेग बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मोमेंटम, समवेग मीन्स मोमेंटम इक्वल टू होता है mv।
तो एक बॉडी का मास क्या है 10 ग्राम, वेलोसिटी सेम है, दूसरे बॉडी का m2 है और वेलोसिटी सेम है। तो इसमें अगर 10 ग्राम है, ये 20 ग्राम है, तो उसके मोमेंटम में क्या अंतर आ रहा है, 1:2 का होगा, क्योंकि मास जो देखें वेलोसिटी तो सेम है। अगर हम यहाँ पे निकालें, अगर हम उन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो अगर हम रेशियो निकालें अगर मोमेंटम का, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2v2। इन दोनों का रेशियो निकालें तो एक 10 ग्राम है इंटू V2, V भी सेम है, और दूसरे का रेशियो क्या है 20 ग्राम है, और इसका भी V से है, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा 10 से 10, तो ये 1:2 का रेशियो इसका आ रहा है। तो हमारा जो 34 का आंसर है वो क्या हो गया, ए, यानी 1:2। तो उन दोनों के मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा, संवेग का रेशियो 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। 400 ग्राम की एक गोली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 4 सेकंड में वापस लौट जाती है, तो गोलीय पर 4 सेकंड में कुल गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन में डाटा जो दिया गया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये इन सब का कोई यूज नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि जो वर्क डन में क्या है कि नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कोई नहीं हुआ, थोड़ा सा भी नहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तो वर्क डन क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हम बॉडी को ऊपर ले गए, बॉडी को यहाँ से ऊपर ले गए और वापस से यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो अगर जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो उसका वर्क डन क्या होगा, 0। तो ये जो हमारा क्या है, वर्क डन 0। यहाँ पे गौर करें कि जो गोली को ऊपर ले गया और वापस से क्या कह रहा है कि वापस आ जाती है, वापस आ जाती है मीन्स जहां से फेंका वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका क्या हो गया, कार्य जो होगा यानी वर्क भी 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। इस क्वेश्चन में 2 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी दिया गया है 4 जूल, काइनेटिक एनर्जी दिया है 4 जूल, और कह रहा है कि इसकी चाल क्या होगी, इसका वेलोसिटी निकल रहा है, इसका मास भी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है, mv²। तो यहाँ पे 2 जूल इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ मास दिया है 2 kg और वेलोसिटी निकालना है हमें, तो यहाँ से क्या हो जाए, 2 से 2 कैंसिल, सॉरी ये 4 जूल दिया हुआ है, ये 4 जूल है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पे इसको सुधार कर दें, यहाँ पे सेकेंड होगा, है ना, ये छूट गई है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। एक आदमी 10 kg द्रव्यमान का पत्थर लेकर 10 मीटर ऊंचे मकान पर चढ़ जाता है, तो आदमी से पत्थर पर किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ पे देखें कि जो बॉडी है यानी कि 10 kg के वेट को लेकर के कितने हाइट तक जा रहा है ऊपर, वो 10 मीटर तक ऊपर जा रहा है। इसका मतलब उसके जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, जैसे हाइट हम इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या होता है, mgh से इंक्रीज करता है। तो m क्या है, मास यहाँ पे 10 है, g 10 ले लें, और h क्या है 10 मीटर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1000। तो ये ऊपर जाने से क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं होगा, ये निगेटिव आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अब हमेशा ध्यान रखें कि हाइट जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, और एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है। 38 क्वेश्चन में क्या है, हवा में ध्वनि का चाल c0 है और पानी में cw है, तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी जो स्पीड ऑफ साउंड जो होंगे वो सॉलिड चीज़ों में, या फिर बोले तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो उसमें स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। तो वाटर और एयर की बात करें, वाटर और एयर की बात करें, एयर में तो ये ज़्यादा डेंसिटी है, तो इसमें स्पीड ऑफ जो साउंड होंगे वो क्या होंगे, वाटर में ज़्यादा हो जाएंगे, तो स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे। और एयर के रिस्पेक्ट में एयर का डेंसिटी बहुत कम होता है। अगर यहीं पे हम स्टील या फिर किसी भी अन्य सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि स्पीड ऑफ सॉलिड क्या हो जाएंगे, डेंसिटी जो उसका सॉलिड का जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा वाटर के रिस्पेक्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि है, ये तो एक डिफिनीशन है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये ऑप्शन ए क्या है, डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आपको याद करना पड़ेगा। एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलो हर्ज है
इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग आवृत्ति वही होंगी जो ध्वनि स्रोत के है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि आप जो थ्योरेटिकल ये चीज है कि जो कोई बॉडी का, जैसे हम किसी स्रोत की बात करें, अगर स्रोत सेम है तो मीडियम कोई सा भी हो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम एक ही साउंड से, अगर यहाँ पानी में भी साउंड को भेज रहे हैं, ये वाटर में भेज रहे हैं, तो इसका जो यहाँ फ्रीक्वेंसी होगा वो अगर इसी साउंड से निकाल के हम सॉलिड में, यानी सॉलिड में हम इसमें साउंड को प्रवेश कराते हैं, तो इस यहाँ भी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सोर्स क्या है, सेम है। तो जो सोर्स होगा वही जो सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। श्रव्य ध्वनि की चाल 330 मीटर है और प्राश्रव्य ध्वनि की चाल होगी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये क्या है कि अगर सुनने, यानी श्रव्य बोले तो जो हम लोग सुन सकते हैं ऑडिएबल वॉइस, और प्राश्रव्य जो होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, तो दोनों का जो स्पीड होगा, स्पीड चेंज नहीं होता है, स्पीड सेम ही हो जाएगा, बस उसके फ्रीक्वेंसी और बोले तो वेवलेंथ वगैरह चेंज होंगे, बाकी स्पीड दोनों सेम ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकल दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। ऑप्शन ए इज दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल तथा अवतल लेंस। ये ऑप्शन में से, इन चारों ऑप्शन में से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, यानी कि जो लेंस और मिरर जिसके फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल लेंस या अवतल दर्पण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, d होता है। ऑप्शन ये तो थ्योरेटिकल है, v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या नेक्स्ट ऑप्शन समतल अथवा अवतल। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 44 का डी करेक्ट है। 44 का डी करेक्ट है। समतल या अवतल दोनों में से कोई होंगे जिसका क्या होगा, सदैव सीधा प्रतीत, सीधा जो इमेज बनेगा वो हमेशा सीधा होगा, यानी कि स्ट्रेट बोले या फिर इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो ये क्या होता है, जो गोलीय दर्पण होते हैं उसके अंदर का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र का जो होता है वो उसको ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका 45 का बी इज करेक्ट, ध्रुव, या इंग्लिश में बोले तो इसको पोल कहते हैं, पोल, पोल या ध्रुव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। 46 है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें अपतरित होती हैं तो क्या होता है। तो लेंस आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, जो वो लेंस हम लोग जब भी ले जाते थे कागज के टुकड़े पे और सनलाइट में, तो जब इस पे डायरेक्ट किरण आता था तो क्या होता है, कागज सुलगने लगता था, धुआं उत्पन्न होती थी, तो ए और बी, तो क्या होता था, वो जलने लगता था और धुआं निकलने लगता था। ये तो प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने देखा भी है बचपन में, बहुत ज्योमेट्री बॉक्स में जो लेंस रहती थी उसका हम लोग यूज करते थे कागज को जलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे वर्ण कम विचलित होता है। तो यह लाल, पीला, हरा, बैगनी। तो एक ये ट्रिक याद कर लें, VV की ओर, VBGYOR। तो सबसे लास्ट में क्या है, R। तो सबसे कम जो डेविएट होगी या बोले तो विचलित होगी वो क्या होगा, रेड। और सबसे ज्यादा क्या होगी, वायलेट, वायलेट, बैगनी कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो गए। ठीक है, ये इनका रिलेशन है वेवलेंथ से, जिनका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम डेविएट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबन को क्या कहते हैं। तो ये कोलाइड्स कहते हैं, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, चाहे एयर हो या किसी में भी हो। जैसे घर कभी आप देखोगे कि जब बंद होता है और धूप का एक अगर आप छोटे से छेद से देखें तो एक कण सा वो एयर ऐसे कुछ बना रहता है और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको कोलाइड्स कहा जाता है। किसी चालक के प्रतिरोधक का मात्रक है। तो ये बेसिकली जो प्रतिरोधकता है वो क्या होता है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का जो यूनिट पूछा जा रहा है तो वो क्या होता है, ओम मीटर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो 50 है, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? ये तो थ्योरेटिकल है। आवेश बोले तो चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या होता है? ये ऑप्शन देखें, ये इसमें से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज का हमारा ये सारा